ni ni za 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 re re za 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 ni ni za 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 re re za 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 ni za re re za za ni za re re za ni za za da ni ni pa da da ga ma da ni za za da ni pa da da ga ma da ni za ga ma बना रे बागा में झूला घाल्या, बना रे बागा में झूला घाल्या, बना रे बागा में झूला घाल्या, बना रे बागा में झूला घाल्या. मारी बनड़ी ने झूलन ती जो सा, बना रे बागा में झूला घाल्या, बना रे बागा में झूला घाल्या, बना रे बागा में झूला घाल्या. नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का इस कार्यक्रम में जो जुड़ा है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल से, यानी कि डोरी, यानी कि एक सूत्र जो हम सभी को पिरो के रखता है. राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर के साथ डोरी की ये पहल पिछले कुछ महीनों से लगातार आप देख रहे हैं, जिसमें हम उन डॉक्टर्स से बातचीत करते हैं, उन डॉक्टर्स को आपसे मिलाते हैं जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं. और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार गांग जी, जो बहरीन से हमारे साथ जुड़े हैं. स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार अंशु जी. नमस्कार, बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका. और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव जी का. खमागणी राम राम साहब. खमागणी साहब राम राम. डॉक्टर गांग, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. आज के इस प्रोग्राम में आपसे जुड़े हुए एक लंबा अरसा हो गया और मैं कह सकता हूं कि जो इस दौरान जो एक्सपीरियंस है, आप हमेशा हर कदम पे हम लोग के साथ रहे, हर डेलिब्रेशन में, डिस्कशन में आपका योगदान रहा और इस कॉन्सेप्ट की, इस डोरी की शुरुआत से आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं. अपने दर्शकों को जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं और देश और दुनिया के तमाम प्रवासी भाई बहन, उनकी जानकारी के लिए एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि राजस्थान फाउंडेशन ने जो अपने ग्लोबल के साथ एक बातचीत की और एक संपर्क समन्वय की एक शुरुआत जो की है, उसमें डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जो राजस्थान के विभिन्न कोनों से पले बढ़े और आज दुनिया के विभिन्न जगहों पे राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने एक सुओटो स्टेप लेकर डोरी की शुरुआत करी और जो हमारा लास्ट डेलिब्रेशन था, ये तय किया गया था, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, कि डोरी को जल्दी ही रजिस्टर करवाकर और इसके माध्यम से जो हम लोग इनिशिएटिव्स प्रपोज कर रहे हैं, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, ई लेक्चर्स के क्षेत्र में हो, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हो, यहाँ के इंटर्न्स को, यहाँ के ब्राइट स्टूडेंट्स को बाहर फेलोशिप्स, बाहर की अपॉर्चुनिटीज, बाहर के एक्सपोजर दिलाने से संबंधित बातें हों, इन सब क्षेत्रों में हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस और सिस्टमेटिक वे में काम कर पाए, उसके लिए अब हमारा प्रयास है और
इस राजस्थान दिवस पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक डिसाइसिव स्टेप में लेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर राजकुमार जी का स्वागत और अंशु जी से निवेदन कि एक बार डॉक्टर साहब की जो जीवन यात्रा है और तमाम चीजें हैं उसके बारे में रूबरू करवाएं सभी लोगों को, फिर हम लोग आगे और बातें करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धीरज सर। और आपने जैसा कि डोरी के बारे में बताया, जिस तरह से ये सफर शुरू हुआ, इसी की आज कड़ी हम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर राजकुमार जी के साथ। तो डॉक्टर राजकुमार का जन्म 27 जनवरी 1950 को जोधपुर में हुआ और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने वहीं से हासिल की। तो वहीं से हम उनके सफर की शुरुआत करते हैं। स्कूली शिक्षा वहीं हुई, कॉलेज भी वहीं पढ़े। तो जो स्कूल के जीवन से जुड़ी यादें हैं, छात्र जीवन से जुड़ी यादें, उन्हीं पर हम सबसे पहले आप प्रकाश डालना चाहेंगे। मेरा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल सब जोधपुर में ही हुआ है। मैं जोधपुर का निवासी हूँ और वहाँ मोती चौक एक जगह है, वहाँ हम लोग रहते थे और वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल थी, राजमहल मिडिल स्कूल, गुलाब सागर के पास में थी। वहीं मैं 8th क्लास तक पढ़ा था। तो सादा जीवन था, सब लोग पैदल जाते थे स्कूल में। और वहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद में सरदार स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ पर 9th 10th 11th किया, तो वो भी अच्छा रहा। उसके बाद में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स था, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर TDC किया। और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो मेडिकल कॉलेज का जो तीसरा साल था, 1965 में पहली बार जोधपुर में मेडिकल कॉलेज खुली थी, तो मेरा एडमिशन 1967 में हुआ था। तो शुरुआत के टाइम थे, तो वहाँ एडमिशन हुआ तो वो बहुत दूर एक चीरगढ़ जगह थी, वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज था। फिर बाद में 2 साल बाद में मेडिकल कॉलेज नया बना, तो मेडिकल कॉलेज का जीवन बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद में मैंने पास करने के बाद में मास्टर ऑफ सर्जरी की टीचिंग वहीं से ली अपने जोधपुर से। और फाइनल ईयर में फिर वहाँ को गाइड सिस्टम था, तो बीकानेर गया था। तो बीकानेर से मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी 1976 में की। तो जोधपुर में सारी एजुकेशन मेरी वहीं हुई और फाइनल मास्टर ऑफ सर्जरी जनरल सर्जरी में किया था मैंने, तो वो बीकानेर से हुआ। तो मेडिकल क्या उस दौर में भी इतना ही कठिन हुआ करता था जो अभी हम बच्चों कंपटीशन उस समय मेडिकल बिल्कुल कठिन नहीं था, क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन नहीं थे। जितने आपके मार्क्स आते थे वो आपके मार्क लिस्ट के हिसाब से, जैसे कट ऑफ लाइन उस समय 64% था। और न हमारे पेरेंट्स को ये पता था कि ये अप्लाई करना है नहीं करना है। मेरे टोटल 5 ब्रदर हैं, तो 2 इंजीनियर थे, एक चार्टर्ड थे, एक बैंकर थे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला तुम मेडिकल में चला जा, तो हमने फिर मेडिकल का फॉर्म भर दिया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था और एडमिशन इजी था। एक बार जयपुर जरूर गए थे इंटरव्यू के लिए, और बाद में उन्होंने पूछा किधर जाना है, हमने कहा जोधपुर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जोधपुर चले जाइए। इट वाज ए इजी टास्क। जी। तो अभी वर्तमान में आप सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं बहरीन में। तो ये जो अनुभव है अभी वर्तमान के कार्य क्षेत्र जो आपका है, इसको आप किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं? किस तरह के लोग आपके पास आते हैं प्लास्टिक सर्जरी की, अगर हम एक बहुत ही कॉमन वे में बात करें? ऐसा है कि ये तो बड़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं शुरू करूं तो मैंने पहले जनरल सर्जरी का MS करने के बाद में पहली जॉब राजस्थान में जैसलमेर में ली थी। जैसलमेर में मैंने 2 महीने काम किया, लेकिन मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं कहीं सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग में जाऊं। तो फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एम्स के अंदर मैंने कार्डियक सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट था, तो वहां पर मैंने 1976 में अप्लाई किया। तो वहाँ 10 लोग थे, तो 10 लोगों में से 2 लोगों को लेना था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। तो उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल था, तो वहाँ 15 लोग थे, तो उसमें से 2 लोगों को प्लास्टिक सर्जरी में लेना था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जैसलमेर छोड़ के फिर अपने वहाँ दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में मैं 1976 में आ गया। तो आने के बाद में पहला महीना तो बड़ा अजीब सा लगा, बहुत हार्ड वर्क था वो था, और काफ़ी सारी दुविधाएं थी वहाँ।
हॉस्टल में रहने की, खाने की, उस तरह की। तो फिर मैंने वहाँ ट्रेनिंग वहाँ शुरू की। ट्रेनिंग करने के बाद में शादी हो गई जनवरी 1977 में। फिर सभी लोग, उस समय क्या है कि एक माहौल सा था कि लोग फॉरेन जा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो प्लेन के प्लेन भर के जाते थे ईरान, लीबिया। तो मैंने भी अप्लाई किया, तो मेरा लीबिया में सिलेक्शन हो गया, बेंगाजी में। तो मैंने वहां पर 1.5 साल का कोर्स करके फिर मैं लीबिया चला गया। तो लीबिया में मैंने प्लास्टिक सर्जरी की 2 साल काम किया। वहाँ मुझे एक मुलाकात हुई, प्रोफेसर कोई स्वीडन के थे, वो कोई आए हुए थे वहाँ 2 साल के लिए। तो ही बिकेम माई मेंटर। तो मैं उनके साथ में ट्रेनिंग करता रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू, तो मैं आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट देता हूँ, कैन यू कंप्लीट इट। तो उन्होंने दिया, तो मैंने 6 महीने के अंदर वहीं पर लीबिया के अंदर कंप्लीट करके उसको पब्लिकेशन के लिए भेजा, पब्लिश हो गया। तो उन्होंने कहा यू वांट टू गो टू स्वीडन। तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया, यस आई वांट टू गो। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ स्टॉकहोम के पास एक जगह उपसाला, तो ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि यू गो देयर, आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू। तो मैं लीबिया से फिर वहाँ से जॉब छोड़ के इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में फिर मैं स्वीडन चला गया। तो प्लास्टिक सर्जरी का जो आपने सफर पूछा, इसमें क्या है, प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक लंबा सब्जेक्ट है। इसमें क्या बहुत सारी ब्रांचेज हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, क्रेनियोफेशियल सर्जरी, बर्न सर्जरी, कैंसर सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअल में। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी, अगर हम एक बहुत ही कॉमन मैन की अगर तरह से मैं बात करूं, तो जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि चेहरे बदल जाते हैं, क्या ये पॉसिबल होता है? मतलब हकीकत में भी इस तरह की कहानियां आई हैं कभी आपके सामने? नहीं, ये चेहरे जो बदल जाते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। चेहरों को ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर मैं सिर्फ 90% कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ। यहाँ गल्फ के अंदर क्या है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत बड़ा डिमांड है। तो उसमें क्या है, नोज सर्जरी है, फेस लिफ्ट है, आईलिड सर्जरी है, लाइपोसक्शन है, टमी टक है, ब्रेस्ट सर्जरी, इस तरह की सर्जरीज बहुत होती है। तो मैं एक्चुअल में इसमें 90% इन्वॉल्व हूँ अभी, और 10% मैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करता हूँ, जिसमें कि जले हुए लोग होते हैं, कैंसर के होते हैं, या क्लेफ्ट लिप, पैलेट, इस तरह तरह की जो प्रॉब्लम, डिफॉर्मिटीज होती है, उनको करता हूँ। अदरवाइज पहले मेरा कैरियर पूरा रिकंस्ट्रक्टिव था। पिछले 25 साल तक मैंने रिकंस्ट्रक्टिव काम किया है। जी। तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी के तहत ही आते हैं कि कोई होठ अगर कटा हुआ है या इस तरह की, जो यही रिकंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्या यही टर्म है? हाँ, मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन का थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज डेवलप हो गई है। जैसे एक क्रेनियोफेशियल सर्जरी होती है, उसका मतलब ये होता है कि जन्म से जो बच्चे फेस और स्कल्प में डिफेक्ट होता है उनको ठीक करने के लिए। जैसे इंडिया में आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके होठ कटे हुए होते हैं, तलवा कटा हुआ होता है, या फेस टेढ़ा होता है, उन्हें क्रेनियोफेशियल सर्जरी, एक तो ये हो गया। या कोई आदमी जला हुआ होता है तो वो भी प्लास्टिक सर्जन्स देखते हैं बर्न यूनिट में, और उनके बाद की डिफॉर्मिटी जो होती है उनको देखते हैं। तीसरा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की स्किन लॉस हो गई, किसी की मसल लॉस हो गई, किसी की बोन लॉस हो गई, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ में कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना। और चौथा होता है कैंसर सर्जरी। किसी के जबड़े का कैंसर हो गया, किसी के टंग का कैंसर हो गया, तो सारा आधा जबड़ा वो सब निकाल के वापस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो इस तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन में, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले, और अभी भी थोड़ी करता हूँ, लेकिन पहले मैं एक्सक्लूसिवली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करता हूँ। बिल्कुल। तो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है और अब आप बाहर हैं, तो दोनों में आप अपनी तरफ से क्या एक डिफरेंस जो होता है वो किस तरह से देखते हैं, क्या आपको नजर आता है? मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और हर बार मैं उनकी मीटिंग अटेंड करता हूँ।
ओवर द लास्ट 20 to 25 ईयर्स में प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है, एंड देयर आर many centers which are doing fantastical job equivalent to US in Europe. I have no complaint, and there are people really highly trained in doing each and everything. So India is no far behind than any other country in the reconstruction. Whether you take Bombay or you take Delhi or you take any metro, and there are special centers where the plastic surgery is being carried out. जी आप टीचिंग भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप संभालते हैं, जो मेडिकल का बैक एंड है। तो जो टीचिंग है वो अपने आप में बिल्कुल एक पूरा संसार कह लूं, क्योंकि टीचिंग का संसार एक अलग ही होता है। तो उसको और अपने जो प्रोफेशन है उसको और एडमिनिस्ट्रेशन को, तीनों को आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं? वो टीचिंग का ऐसा है कि मुझे शुरू से शौक रहा है और अभी भी शौक है। जो भी जूनियर डॉक्टर्स मेरे साथ टीचिंग में आते हैं, जैसे ऑपरेशन करते हैं, तो मैं जब भी ऑपरेशन शुरू करता हूं तो मैं बोलता जाता हूं अंटिल एंड तक, जस्ट टू इम्पार्ट माय नॉलेज व्हाट आई हैव लर्न टू देम। तो इसलिए टीचिंग का मेरे शुरू से अनुभव रहा है, और मुझे टीचिंग करना, स्टूडेंट्स को उनके लेवल पे जाके उनको समझाना बहुत अच्छा लगता है। एंड इसलिए मैं हमेशा लाइक करता हूँ, और टाइम तो कैसे ही निकाल ही लेता हूँ, और कोई रिसर्च के लिए भी टाइम निकालता हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी निकालता हूँ, अपनी सर्जरी के लिए भी निकालता हूँ। तो एवरेज 10 to 12 hours you have to put in on, that is the average time I have to put on. बिल्कुल, टाइम को मैनेज करके आप चलते हैं। और हाँ, टाइम को मैनेज करना मेरी एक शुरू से आदत रही है। एक तो मैं बहुत पंचुअल हूँ। जैसे मुझे सर्जरी 7 बजे बैरिन के अंदर शुरू करनी होती है, तो मैं 6:30 पहुंच जाता हूँ, और पेशेंट को अंदर मैं खुद लेता हूँ और मार्किंग करता हूँ, और 7 बजे एनेस्थेटिस्ट आता है, शुरू करता है, और मुझे पता है मेरी सर्जरी खत्म होती, क्लिनिक शुरू करनी है, क्लिनिक के बाद में मुझे ये काम करना है, उसके बाद में ये है। आई एम वेरी पंचुअल इन दीज मैटर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो एक आदत सी बन गई है, एक चैलेंज है। बिल्कुल, कुछ आदतें ही होती हैं जो हमें बिल्कुल सही ट्रैक पर हमेशा ड्राइव करवाती हैं लाइफ में। तो ये और हाँ, नहीं, समय को बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पिताजी यही कहते थे, हार्ड वर्क नेवर गोज अनपेड। तो वो कहते थे हमेशा कि हार्ड वर्क करो, आगे उसका फल मत सोचो क्या है। तो आई फॉलो हिज प्रिंसिपल। और मुझे भी ये लगता है कि जिंदगी में किसी के पास मोटिव हो और सेक्रीफाइस हो या डिसिप्लिन हो, तो उसको सक्सेस तो कहीं न कहीं मिल ही जाती। लेट मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाती। बिल्कुल। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, बहुत जगह पब्लिश भी हुए हैं। वो को ऑथर के रूप में आप काफी जगह पब्लिश है। तो कभी अपनी किताब लिखने के लिए भी आपके मन में विचार आया? बहुत तीव्र इच्छा है, और किताब ऐसी लिखना चाहता हूँ जो मेरे खुद के पर्सनल सर्जिकल एक्सपीरियंसेस जो कि मन के अंदर रहते हैं, उसको किताब के रूप में लाना चाहता हूँ, और जो लोग उनसे पढ़ के कुछ गेन कर सके। तो क्योंकि मेरा भी क्या है, 44 इयर्स का जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का एक्सपीरियंस है, और हर फील्ड में है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे एक प्रोफेसर ने ये आदत डाली थी, जो शुरुआत में स्वीडन में गया था जब 1977 में, तो उन्होंने मुझे बोला था, जो तुम ऑपरेशन थिएटर में देखते हो उसी दिन जाके अपनी डायरी में लिखो, और वो डायरी तुम्हें कभी न कभी काम आएगी। और उनका कहा हुआ बहुत सच निकला। तो जो सर्जरी मैंने कई जमाने से नहीं की थी और वापस उस डायरी में लिखी हुई थी, तो मैं पढ़ता तो मेरे दिमाग में रिफ्रेश हो जाता था। तो दिस इज व्हाट आई विश टू डू। बहुत ही बढ़िया। ये तो आपने इतना अच्छा टिप दिया है कि वाकई में जो लिखा जाता है वो गुना जाता है, और बरसों बाद जब हम पलट के देखते हैं तो वो हमें बहुत सारी सीख दे जाता है, ऐसा मेरा भी मानना है। तो डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टर नहीं होते हैं, एक आम इंसान होते हैं, तो शौक के रूप में क्या अपनाते हैं? आपको गाना गुनगुनाना, लिखना, पढ़ना क्या पसंद आता है? मुझे ऐसे खेलने में तो टेबल टेनिस पसंद है, या मैं अपने सब्जेक्ट की स्टडी करता रहता हूँ, या अपने यहाँ बहरीन के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, तो महीने 2 महीने में कभी शाम को बैठ के 4-5 फैमिलीज ताश खेल लेते हैं, कुछ गुनगुना लेते हैं। तो वो एक टाइम पास करने का एक जरिया है। अदरवाइज क्या होता है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 कैसे बजते हैं पता नहीं चलता है,
और सिर्फ एक यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे होता है, तो फ्राइडे को छुट्टी रहती है और सैटरडे में हाफ डे रखता हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा फैमिली के पास भी टाइम चाहिए। अब बच्चे तो बड़े हो गए, एक बच्चा जयपुर में है, सेटल्ड है, एक बच्चा इधर है, तो वो उनके बच्चे हैं तो वो आ जाते हैं, खेल लेते हैं, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। जी। और राजस्थान फाउंडेशन और डोरी की जो ये एक बंधन है, डोरी इटसेल्फ डोरी है, ये राजस्थान के मूल रूप से जुड़े जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये जो ड्राइव शुरू हुई है कुछ महीनों से, ये ब्रिंगिंग बैक टू द सोसाइटी थीम है कि हमारा जो अनुभव है, हम जो यहाँ से लेकर निकले हैं, वो हमें समाज को, सोसाइटी को फिर से लौटाना है। तो इस ड्राइव के लिए आप क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि हम समाज को एक डॉक्टर के रूप में क्या दे सकते हैं और किस तरह दे सकते हैं? मैं इसी चीज से पहले भी जुड़ा हुआ था। भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर में जो है, उनके साथ में मैंने कैंप किए हैं। 4-4 दिन का कैंप करता था, तो 2 दिन कैंप में तो मैं पेशेंट देखता था और 2 दिन बाद में सर्जरी करता था। तो मेरा ये अनुभव है कि डोरी के जरिए अगर इस तरह का कोई अपने प्रोग्राम बनता है जिसमें कि हम आ सकें और अपने हमारी जो एक्सपीरियंस है जिस सब्जेक्ट में, हम उन पेशेंट्स को देख सकें, उनको समझा सकें और किसी माध्यम के थ्रू सर्जिकल अप्रोच से उनकी सेवा कर सके, तो हमें बहुत आनंद आएगा। जी। अब हमारे साथ बहुत सारे अतिथि जुड़े हुए हैं इस सेशन में, तो मैं उनके पास ले चलती हूँ आपको। और सबसे पहले धीरज श्रीवास्तव सर, राजस्थान फाउंडेशन के जो कमिश्नर हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि सबसे पहला सवाल आपका और फिर उसके बाद हम अतिथियों के सवाल लेते हैं। जी, थैंक यू अंशु जी, वेरी वेरी नॉलेजेबल सेशन। कई ऐसी बातें आज डॉक्टर साहब ने बताई जो नॉर्मल क्यूरियोसिटी का भी होता है और जानकारी मिली। तो आपने मुझे पहला क्वेश्चन पूछने का वो दिया है अख्तियार। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि ये जो स्किन बैंक की अवधारणा है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अमिताभ जी ने चैट बॉक्स में डाला। तो स्किन बैंक को लेकर के क्या सोच है और हम लोग वहां पर कहाँ तक पहुंचे हैं? राजस्थान स्टेट के में आपकी में कुछ अगर हम लोग को मार्गदर्शन देना चाहें। ये स्किन बैंक का क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और उससे मैं रिसर्च के टाइम से 1977 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की रैबिट के ऊपर स्किन बैंक के थ्रू की थी, ऑटोलोगस एंड होमोलोगस ग्राफ्ट के ऊपर। उसके 2 पेपर पब्लिश हुए थे, स्कैंडिनेवियन जर्नल एंड अमेरिकन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में 1978 एंड 1980। एंड इसके ऊपर मैं काफी लेक्चर भी दे चुका हूं और मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत है। क्यों कि मैं बर्न के आईसीयू का इंचार्ज रहा था कुवैत में 8-9 साल, तो उसमें मैं बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरा बर्न के पेशेंट के साथ। जब पेशेंट जल जाता है तो उसके पास स्किन की हमेशा शॉर्टेज रहती है, तो खुद की स्किन होती नहीं है तो दूसरे की स्किन कहीं से लानी पड़ती है। तो हॉलैंड के अंदर एक स्किन बैंक है, जो पेशेंट वहां पर अपने मर जाते हैं, अपनी विल में लिखते हैं कि हम स्किन डोनेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक टीम उनके घर पे जाती है और स्किन को निकाल के स्टोर करती है। ग्लिसरॉल प्रिजर्व्ड स्किन कहते हैं, मैश्ड और अनमैश्ड स्किन आती है। तो वो हम $1 पर स्क्वायर इंच के हिसाब से कुवैत के अंदर हम खरीदते थे और उससे हमने कई पेशेंट 70%, 80% पेशेंट भी बचाए हैं। और फिर मैं जब बहरीन में आया था तो मैंने यहाँ पर खुद अपने डिपार्टमेंट का हेड था, तो मैंने स्किन बैंक या स्टोरेज शुरू किया था। तो वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। उसमें क्या है कि जो कोई भी एक्स्ट्रा स्किन होती है, जैसे मान लो आप स्टोर एब्डोमिनोप्लास्टी करो, उसकी स्किन ग्राफ्ट ले लो, उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप इसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख लो और फिर उसके बाद में किसी पेशेंट को चाहिए तो आप उस स्किन को ले सकते हैं। इंडिया में अभी राजस्थान के अंदर नहीं है, लेकिन बॉम्बे में बर्न इंस्टीट्यूट है
वहां पर डॉक्टर केसवानी है, ही इज पायनियर इन द स्किन बैंक, एंड इट हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी इन बॉम्बे. आई डू नॉट नो अबाउट द अदर प्लेसेस, बट इट इज देयर इन बॉम्बे. अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच. बट डॉक्टर साहब, ये जैसा आपने बताया, आपकी बातों से और जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि राजस्थान में भी बॉडी को डेथ या कोमा या जो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो देहदान जिसको कहते हैं वो काफी बढ़ रहा है. और डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने मुझे हाल में ही एसएमएस में जो राउंड करवाया जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ये सब किडनी वगैरह सब जो लोग दान में देके जाते हैं, तो क्या वो स्किन से रिलेट करके हम लोग उसको एक स्किन बैंक क्रिएट करने की दिशा में कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जो भी लोग देह दान करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उनके घर पे जाके या हॉस्पिटल में बॉडी को लाके उनको एक पर्टिकुलर मशीन से स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट निकाल के और उनको पर्टिकुलर प्रोसेस से स्टोर करके स्किन बैंक को स्टोर किया जा सकता है. और उस स्किन को बहुत ज्यादा जो जले हुए लोग होते हैं या एक्सीडेंट के होते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस होते हैं जिनके पास स्किन की हमेशा शॉर्टेज रहती है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो उसमें स्किन बैंक का बड़ा रोल है. तो ये बिल्कुल जो लोग देहदान करते हैं उसके लिए, मतलब एक जैसे अपन किडनी लेते हैं या लीवर लेते हैं, आई लेते हैं, ये लेते हैं, तो इट इज पॉसिबल. हाँ, नहीं तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जिसने देह दान कर दिया तो उसके लिए तो आंख और नाक कान जो भी चाहिए, स्किन भी ले लीजिए उसका, तो लेकिन बाकी चीजों के लिए तो हमारे पास वो व्यवस्था है उसको प्रिजर्व करने की, उसको आगे ट्रांसफर करने की. बट सो फार एज स्किन इज कंसर्न, क्या स्किन बैंक क्रिएट करने की दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं आपके सहयोग से? स्किन बैंक की इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है सेट. कैसे स्किन लेना, कैसे स्किन को साफ करना, किस तरह से 10%, 20%, 30%, 80% ग्लिसरॉल तक उसको ले जाना, और उसके बाद में उस स्किन को कैसे स्टोर करके डीप फ्रीजर में रखना, और वो फिर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है 2 साल तक की. 2 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो. वो उसमें मैचिंग और नई मैचिंग की जरूरत नहीं होती. उसका रीजन ये है कि जो हम ये होमोग्राफ्ट या स्किन लगाते हैं दूसरे के, तो वो एक टेम्पररी कवरेज है, वो वापस रिजेक्ट हो जाएगी. लेकिन उस टेम्पररी फेज में पास करने के लिए वो एक स्किन होमोग्राफ्ट या स्किन बैंक का एक बड़ा रोल है. ये स्किन ग्राफ्ट परमानेंट नहीं है, जैसे कि आपने किडनी लेके लगा दी तो वो आदमी किडनी के लिए काम कर रही है, ऐसा रोल नहीं होता है इसका. अच्छा अच्छा, ओके. तो अप्रोक्सीमेटली क्या होती होगी इसकी सेटअप करने की स्किन बैंक? मैं प्रश्न समझ नहीं पाया आपका वापस. मतलब अगर स्किन बैंक क्रिएट करना चाहें तो ट्रांसफर करने के लिए कितना लागत आएगी उसकी? नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये. इसमें तो अच्छा. बहुत छोटी तो लेबोरेटरी चाहिए और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, so they are not at all expensive. I mean, within a 3-4 lakhs everything can be set up. I see. And this needs a special training, and we have a protocol from Netherlands and other places कि किस तरह से हार्वेस्ट करके, किस तरह से प्रिपेयर करके, किस तरह से स्टोर करनी है. एंड वंस यू हैव ए स्किन बैंक की जोधपुर के अंदर हो, जयपुर के अंदर हो, उदयपुर के अंदर हो, तो अपन मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं. किसी को स्किन चाहिए तो आप हमें इस टेलीफोन पे कांटेक्ट करें, एंड हमारे पास स्किन है तो हम सप्लाई कर सकते हैं. तो आई टेक द क्यू फ्रॉम हियर, अमिताभ जी, ये बेसिकली आपका ही क्वेरी था, एंड आई थिंक डॉक्टर गांग ने बहुत डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में. और मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी एक टीम वहाँ बाहर भेजने के लिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस के लिए और बाकी चीजों को सीखने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो सब 100% करवा देंगे. नीदरलैंड वगैरह preparing right from the raw material to the top, so I know each and everything of it. हाँ, naturally.
सो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने बताया जो इतनी कम लागत में अगर हम लोग, अच्छा बॉडी पूरी आ ही रही है किसी की भी, तो स्किन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बॉडी, और अगर बर्न केसेस जितने आते हैं अगर हम लोग उनमें से कुछ को भी अगर ये सुविधा दे पाए तो आई थिंक इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन मेडिकल। बिल्कुल, थैंक यू। इसके अलावा कोई और, डॉक्टर रजनीश, कोई और प्रश्न कोई पूछना चाहें तो प्लीज। यस सर, मैं डॉक्टर रजनीश फ्रॉम राजस्थान, जयपुर के आसपास एक जगह शाहपुरा त्रिवेणी धाम। हमारे यहाँ पे गुरुजी रहे नारायणदास जी महाराज, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम किए। उन्होंने राजस्थान के लिए, मरुधरा के लिए काफी काम करने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर सबसे पहले धीरज जी के इस इनिशिएटिव के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर गैंग जो जोधपुर से है, तो जोधपुर के बारे में हम पूरे परिचित हैं और हमारे कई रिश्तेदार वहां पे रहते हैं। अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं। स्किन बैंक के लिए और देह दान के लिए आज काफी लोग यहाँ पर सजग हैं। अभी कल ही यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके ग्रुप से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा सर हम जब ये देह दान की बात करते हैं तो लगता है कि हम कर दें, लेकिन हमको बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं और हमको परेशानी होती है हम कैसे कर सकते हैं। तो तब मैंने अभी राम बाबू शर्मा है जो अभी गणगौरी बाजार का अधीक्षक भी उनको बनाया है और एडिशनल प्रिंसिपल हैं, आज सुबह ही उनसे रिंग करी थी कि देह दान के ऊपर अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, स्किन बैंक के लिए मैं अपने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए सबसे पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉमा होता है वो काफी ज्यादा होता है। लिम्ब ट्रॉमा हो जाता है, पूरी बॉडी में ट्रॉमा होता है, और उसके बाद वो है ना उसको लेके घूमते रहते हैं। तो स्किन बैंक के द्वारा हम उन जो ट्रॉमा वाले लोगों की मदद कर सकते हैं, और देह दान के बारे में अगर एक अच्छी गाइड मिल जाए तो हमें काफी इसका हो सकता है। हमारे एक रिलेटिव भी रहे हुए हैं और वाइस चांसलर रहे थे, शायद गैंग साहब जानते हो, डॉक्टर रामेश्वर शर्मा साहब वाइस चांसलर रहे हुए हैं। तो उन्होंने खुद की बॉडी को भी देह दान किया था, तो ये जयपुर के अंदर प्रिंसिपल भी रहे थे। नमस्कार। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आज तो ये प्राथमिकता बात है, लेकिन इसके लिए हम आईएमए की इस पूरी राजस्थान की उसमें है, तो उसको डॉक्टर एस.एन. हर्ष ये जानते होंगे जो बीकानेर के हैं, ऐसे ही जोधपुर के लोहरा साहब और ये सब हैं। तो हम सब मिलके इसको आईएमए में, उपचार में और ऐसी डॉक्टर की संस्थाओं के साथ जोड़ के भी इसको गति प्रदान कर सकते हैं। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने एक्चुअल में इनकी परमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। ओके, ठीक है। तो ये सही कहा रजनीश जी आपने कि हम लोग एक तो दोनों ही बातें हैं। जो लोग देह दान करना चाहते हैं उनको अगर चक्कर खाने पड़ जाएं तो इससे ज़्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और दूसरा, हम लोग को एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको टेकअप करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी यूजफुल सेक्टर, और इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो इसका वाकई में बहुत गरीब लोगों को खास तौर से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि जनरली जो ये बर्न केसेस हैं ये रूरल सेक्टर्स में ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप जोधपुर से, मैं जोधपुर में पोस्टेड रहा और जोधपुर से मेरी भी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। और अभी आपको पता होगा कि अंशु जी वहाँ पे जोधपुर में करने जा रही हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। तो मार्च में 20 से 24 मार्च जोरदार प्रोग्राम होगा, और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की जो डिजर्व करता है राजस्थान, वो रिकॉग्निशन ग्लोबल लेवल पर हम लोगों को मिले। और जो हम लोग के जो आप जैसे ख्याति नाम लोग हैं, जो बहरीन में बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन आज राजस्थान में भी आपका वही नाम और वही परचम आपका लहराए, यही हमारा प्रयास है कि जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाकर के और बेहतर काम कर पाएं, बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर भी उनको वही रिकॉग्निशन, नेम, फेम हासिल हो। तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी
आपने उसमें वेबिनार में हम लोगों ने फ्लोट किया था, तो ई संजीवनी जो प्रोजेक्ट है उसमें कृपया जरूर अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करें, ताकि हम लोग आपके अनुभवों का और बेहतर लाभ यहाँ पे ले सकें। और एक दूसरा जो अभी हरगोविंद राणा जी ने इसमें वो टैबलेट कर रहे हैं कि जो भी लोग जब आ रहे हैं, तो अमिताभ जी इसको आप भी थोड़ा फॉलो अप कर लीजिएगा, बिकॉज जो डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी मार्च में 3-4 सीनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो इन लोगों का यहाँ पर कैसे उनके समय का कुछ उपयोग कर सकते हैं, और कम से कम हम लोग एक छत के नीचे जो भी लोग आए उनके साथ बैठ करके उनके समय के हिसाब से कुछ चाय पानी किया जाए। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खाली समय में ताश खेलते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं, तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आज कुछ गुनगुना हो जाए। कभी कभी मैं कुछ लिख भी लेता हूँ, तो जब मूड होता है तो फिर दिमाग में चीजें आती है तो लिख लेता हूँ। वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल। तो कुछ फरमाएं, कुछ हम लोग भी फायदा उठाएं उसका। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। जो खुद ही भूल गया हूं मैं, 1 मिनट याद करने दीजिए। नहीं, आराम से, बिल्कुल। एक्चुअली में आप पहले बोलते तो मैं तैयारी करके आता ना, तो नहीं, अच्छा इसी रहता। टाइम में पहले 5 बोलते मिनट नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप ये बोल करके अगर कोई काम हुआ तो फिर क्या है, नेचुरल वे में आना चाहिए। और आपका तो एकदम सब कुछ नेचुरल है, तो आ जाएगा कुछ। अगर ये नहीं आया तो कुछ और आ जाएगा, कुछ नया आपके जहन में। तो कभी कभी मैं मैडम को बोलता हूँ कि जो खुद ही आईना हो, हाँ, जो खुद ही आईना हो उसका क्या जवाब होगा, इस गुलाब के फूल के आगे आपके हुस्न का क्या होगा। ओहो माय गॉड, ये अच्छा हुआ आपने पहले कह दिया कि मैडम के लिए बोलता हूँ, वरना ये इससे थोड़ा और लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे इससे। सही कहा आपने। तो अंशु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और ये तो चलते चलते बिल्कुल आपने आखिरी में एक डॉक्टर के अंदर का लेखक भी सामने ला दिया। ये बहुत ही बढ़िया बात कही। तो जो एक कुछ पंक्तियां हैं वो डोरी को समर्पित करना चाहूंगी। सभी डॉक्टर्स जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कि जीवन बगिया खिली हुई है कुछ फूलों और कुछ कांटों से, दरकिनार कर कांटों की चुभन, चलना फूलों के बीच, क्योंकि तुम चलोगे तो कई और भी चलेंगे। और क्योंकि पलाश का मौसम है, हमें चलते हुए पलाश बहुत सारे दिखते हैं आजकल, तो चुन लेना पलाश का फूल जब उसका मौसम आए। वो चेहरा आज भी इंतजार में है कि कोई आकर सुर्ख रंग लगाए, क्योंकि तुम चुनोगे तो कई और भी चुनेंगे। ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ उन सभी एनआरआर्स को, नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी को, जो राजस्थान को मिस करते हैं, बाहर विदेशों में अपने अनुभव को, अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दे रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देती हूँ। चलते चलते डॉक्टर गांग, आप कुछ संदेश देना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से परिचय हुआ। और आने वाले समय में मैं जब भी राजस्थान आऊंगा, हो सकता है नियर फ्यूचर में 2-3 महीने में जो ही कोविड की सिचुएशन ठीक हो तो फिर पर्सनल मुलाकात होती है, क्योंकि मैं जो जयपुर में मेरा लड़का रहता है तो एक 4-5 दिन का प्रोग्राम तो मेरा बनता ही है जयपुर में। फिर मैं जोधपुर जाता हूँ, तो मैं इस बार आऊंगा जब जरूर मिलूंगा आप लोगों से। बिल्कुल स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। और डोरी राजस्थान फाउंडेशन के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।